हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमला एक बहुत ही गरीब औरत थी और उसके पति को पैरालाइज हो गया था, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाती थी और वो बेड रेस्ट ही करते थे। कमला परेशान थी कि उसे भी कोई नौकरी मिल जाए। कम पढ़ी लिखी होने के कारण वो कहीं जॉब पर भी नहीं जा सकती थी और वो प्रेग्नेंट। ऐसे ही कमला अपनी पड़ोसन के घर जाकर उसको बोलती है, रजनी, तुम मेरे लिए काम ढूंढ सकती हो। तुम जहाँ काम करने जाती हो वहीं आसपास में काम ढूंढ लो। 3 महीने से ये बीमार पड़े हैं, घर का राशन भी खत्म हो चुका है और आज तो घर में खाना भी नहीं बना। इनकी दवाइयाँ भी लानी है, मैं क्या करूँ? अच्छा, तू परेशान मत हो, एक जगह काम तो है। मैं तुझे धनराज सेठ का पता देती हूँ, वहाँ एक बार काम का पता कर ले और इतनी टेंशन मत ले। तू प्रेग्नेंट है, तेरे बच्चे पर इसका असर होगा। ये ले एड्रेस। ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ। ऐसे ही कमला तभी धूप में धनराज सेठ के पास जाती है। धनराज बहुत ही कंजूस सेठ था और उसके घर पर कोई नौकर नहीं टिकता था। ऐसे ही बड़ी मुश्किलों के बाद सरला के पास कमला आती है और कमला सरला को बोलती है, धनराज सेठ का घर यही है? मैं यहाँ काम का पता करने आई हूँ। हाँ यही है, तुम अभी यहीं रुको, मैं बुला कर लाती हूँ। सरला अपने पति धनराज के पास जाकर बोलती है, सुनो जी, बाहर एक औरत आई है काम का पता करने। वो प्रेग्नेंट है, आप उसे मना कर दो, क्या ही काम करेगी वो। अरे पागल, सही तो है, कोई भी प्रेग्नेंट औरत को काम पर नहीं रखता। हम रखेंगे और कम पैसों में, वो राजी भी हो जाएगी। चलो अब वो बाहर खड़ी है। सरला और धनराज बाहर जाते हैं और कमला सेठ को देखकर बोलती है, साहब काम मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। हाँ तो काम ये है कि पूरे घर की साफ सफाई, बर्तन और कपड़े भी तुम्हें ही धोने हैं। मालकिन, तनख्वाह क्या रहेगी? काम समझ आ गया ना? जी साहब। हाँ तो 8,000 ही मिलेगी तनख्वाह और टाइम पर आना होगा। ये तो बहुत कम है साहब, इतने में गुजारा करना तो बड़ा मुश्किल है। 8 से ज्यादा नहीं मिल सकती। काम करना है या नहीं वो तुम देख लो, कल तक बता देना अगर करना हो तो। कमला की मजबूरी थी जो वो 8,000 सैलरी के लिए मान गई और वो अगले दिन काम करने के लिए पहुंच जाती है। आ गई तुम? जी मालकिन। कमला घर का काम करने लगती है और खड़े होकर वाइपर में डालकर पोछा लगा रही थी। तभी सरला ये देखकर कहती है, ये क्या कर रही है? ऐसे पोछा लगाता है कोई? बैठ कर लगा, और तेरे लिए भी अच्छा है कि बैठ कर पोछा लगाएगी, उतना ही सही रहेगा। जी मालकिन, अभी लगा देती हूँ। ऐसे ही कमला घर का सारा काम खत्म करके किचन से 2 रोटी अपने पति के लिए साड़ी में छुपाकर घर ले जाया करती। कमला की मजबूरी थी, वो सिर्फ रोटी के अलावा कुछ भी सामान अपने घर नहीं लेकर जाती और अपने पति की सेवा करके रोज समय पर काम करने धनराज के घर जाती। ऐसे ही समय गुजरता गया और कुछ समय बाद सरला अपने पति को बोलती है, घर का सामान लेने जाओगे तब सर्फ भी लेकर आना, खत्म हो चुका है। इतनी जल्दी खत्म हो गया? अभी तो मंगवाया था। कमला, इतनी जल्दी सर्फ खत्म कर दिया तुमने? कम से कम वो सर्फ 3 महीने और चलता। इतना सर्फ था कि पूरे मोहल्ले के कपड़े धुल जाते और तुमने गिनती के 4 कपड़ों में 2 किलो सर्फ खत्म कर दिया। साहब बहुत कपड़े थे, पर्दे, चादर, मालकिन की साड़ियाँ, आपके कपड़े, हर 2-4 दिन में निकलती है। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा ही डालना, आगे से ध्यान रखना, जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना। कमला, कमरा साफ करके कपड़े उतार लाइयो छत से, सूख गए होंगे। जी मालकिन। मालकिन, मुझे भूख लगी है, खाना मिलेगा? हाँ हाँ, काम खत्म कर फिर आ जाइयो खाने। कमला काम करके छत से कपड़े लेकर नीचे आ जाती है। ले आई कपड़े, बैठ जा नीचे, मैं खाना लगाती हूँ। सरला कमला को खाना डाल कर देती है, जिसके बाद धनराज अपनी दुकान से घर आते हुए देखता है कि कमला की रोटी में घी लगा हुआ है और रोटी भी गर्म है। ये देखकर धनराज सरला को जाकर बोलता है, तेरा दिमाग खराब है? पता भी है घी कितना महंगा है? नौकरों को घी वाली रोटी खिलाती है? अरे इनको ज्यादा मुंह मत लगाया कर, एक दिन सब कुछ लूट पाट कर ले जाएंगे तेरा। ये पकड़ सब्जी, सस्ती मिल रही थी मैं ले आया। मैं भी इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी पता है, आप तो खुद को ही ज्यादा समझदार समझते हो। वो रोटी बची हुई थी तो मैंने उसे दे दी। वैसे भी प्रेग्नेंट है वो, इतना सारा काम करती है बेचारी। कोई बेचारा नहीं है, सूखी रोटी दिया कर, घी वाली रोटी नहीं देनी। कमला खाना खाकर बर्तन साफ करने जाती है और बर्तन साफ करते हुए उससे कप टूट जाता है, जिसके बाद टूटा हुआ कप देखकर
सरला बोलती है। ये क्या, तूने कब तोड़ दिया? मालकिन वो हाथ से फिसल गया। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? ये कब तोड़ दिया कमला ने? कमला, तुझे इस कप के पैसे भरने पड़ेंगे। तेरी तनख्वाह में से इस कप के पैसे कटेंगे, ताकि तू आगे से किसी भी चीज का नुकसान करने से पहले 10 बार सोचे। साहब मेरी पगार में से मत काटो, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। ऐसे ही कमला काम खत्म करके घर चली जाती है और 2 दिन बाद काम करने आती है। तभी सरला बोलती है। 2 दिन तक कहाँ थी? बहुत छुट्टी करती है। मालकिन मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी। कमला, तू बहुत छुट्टी करती है, तेरी तनख्वाह में से पैसे कटेंगे। साहब भगवान के वास्ते मेरे पैसे मत काटो। देख कमला, पैसे तो कटेंगे, तुझे काम करना है या नहीं देख ले, हमें तो दूसरी काम वाली मिल जाएगी। इतना बोलते ही धनराज चला जाता है और कमला आंखों में आंसू लेकर घर का काम करने चली जाती है। सरला उसे देखकर अपने कमरे में चली जाती है और अकेले में बड़बड़ाते हुए बोलती है। धीरे धीरे काम करती है। कमला अपने घर चली जाती है, जिसके बाद सरला अपने पति को बोलती है। आपके कोई पुराने कपड़े रखे हो जो फटे ना हो तो निकाल देना, कमला को देने हैं। नहीं नहीं, कोई कपड़े नहीं देने, ये कपड़े बेचकर बाल्टियां आ जाएंगी और कुछ कपड़ों के पोचे बना लो। बार बार दुकान से पोचे खरीद कर लाती हो, पैसे सेव करना सीखो। सरला अपने कमरे में चली जाती है और कमला अगले दिन भी काम खत्म करके रोज की तरह चुपचाप खाना ले जाया करती। ऐसे ही कमला को सरला ने देख लिया, जिसके बाद सरला बोलती है। तू चोरी भी करती है? क्या छुपा कर ले जा रही है? दिखा जरा। मेरे पति सही बोलते थे, ऐसे छोटे लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या चुरा कर ले जा रही है? दिखा जरा। जैसे ही सरला छीना झपटी करती है, तभी कमला के हाथ से रोटी नीचे गिर जाती है और वो रोने लगती है। ये देखकर सरला बोलती है। ये क्या, रोटी ले जा रही थी तुम? जी मालकिन, मेरे पति को पैरालाइज है, उन्हीं को संभालने के चक्कर में मैं घर जाकर खाना नहीं बना पाती। यहीं से 2-4 रोटी बचाकर ले जाती हूँ। अगर वो ठीक होते तो इस हालत में मुझे काम ही क्यों करना पड़ता। कोई बात नहीं, तुम मुझसे मांग कर ले जाती, मैं तुझे मना थोड़ी करती। सेठ जी कंजूस है तो ये नहीं कि सेठानी भी कंजूस होगी। सरला धनराज के पास जाकर कमला की मजबूरी बता देती है, जिसके बाद सरला बोलती है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। क्या बोले जा रही हो? सही बोल रही हूँ। आज तक आपने कोई नेक काम किया है? इस गर्भवती औरत की मदद करो, आपको बहुत दुआएं मिलेगी। सरला की बात धनराज को समझ आती है और वो कंजूस सेठ उस गर्भवती काम वाली गरीब नौकरानी को पैसे देकर उसकी मदद करता है और उसके पति का इलाज भी करवाता है। ऐसे ही कमला दोनों का बहुत शुक्रिया करती है और कुछ समय बाद उसे एक बेटी होती है, जिस पर धनराज सेठ और सरला भी बहुत खुशी मनाते हैं। विनीता अपने बेटे अजय के लिए कई जगह रिश्ता देखती है, पर अजय को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। इस कारण उसकी शादी नहीं हो पाती। काफी लड़कियां देखने के बाद माहिरा नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है, जो रंग में थोड़ी काली थी। दोनों माँ बेटे उसके घर रिश्ता लेकर जाते हैं। जब माहिरा चाय नाश्ता लेकर उनके सामने आती है, तो विनीता माहिरा का काला रंग देखकर एकदम से डर जाती है और उसकी माँ सविता बोलती है। ये हमारी बेटी माहिरा है, पढ़ी लिखी होने के साथ साथ घर के सारे कामकाज जानती है। जिसके बाद विनीता अपने बेटे अजय के कान में धीरे से बोलती है। अरे पढ़ने लिखने से थोड़ी ना शादी हो जाएगी, थोड़ा रंग रूप पे भी ध्यान दिया होता तो इसे देखकर हमें किसी भूतनी की याद नहीं आती। माँ तुम चुप हो जाओ, रूप रंग का क्या करना है, लड़की पढ़ी लिखी और समझदार है, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। जी मुझे माहिरा पसंद है, तो अब आप माहिरा जी से भी उनकी राय पूछ लीजिए। ये बात सुनकर माहिरा की आंखों में चमक आ जाती है, पर विनीता को माहिरा के काले रंग के कारण वो बिल्कुल नहीं भाती। वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इस तरह दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं, जिसके बाद ससुराल में उसकी मुंह दिखाई होती है और माहिरा के साथ उसकी नंद त्रिशा भी बैठ जाती है, जो कि बहुत ही गोरी और सुंदर थी। तभी एक पड़ोसन माहिरा को देखकर बोलती है। ये क्या विनीता, कैसी बहू लाई है? बहू है या कोयले की खान? अरे इतना काला कैसे हो सकता है कोई? तो क्या हुआ अगर मेरी भाभी काली है? कम से कम वो आपकी बहू जैसी अनपढ़ गवार तो नहीं। आए हाय, बड़ी हिमायती बन रही है अपनी भाभी की।
तो जो क्रीम तू लगाती है वो अपनी भाभी को भी दे देना, क्या पता तेरे जितने ये भी गोरी हो जाए। जी नहीं, भाभी को क्रीम की जरूरत तो नहीं है, पर मुझे लगता है आपको दिमाग के डॉक्टर की बहुत जरूरत है, ताकि वो आपकी सोच का इलाज कर सके। त्रिशा, ये कौन सी तमीज है बड़ों से बात करने की? पर माँ, आप इन आंटियों को भी तो कुछ कहिए, कब से न जाने क्या कुछ नहीं कह रही भाभी के रंग को लेकर। आपने इन्हें बुलाया ही क्यों है? हाँ हाँ, जा रहे हैं, हम तो यहाँ रस्म के लिए आए थे, पर कैसी मुंह दिखाई जब बहू का मुंह देखने लायक ही नहीं है। इतना कहकर सारी औरतें वहाँ से चली जाती है और ये सब सुनकर माहिरा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। तभी त्रिशा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी उसकी माँ बोलती है, अब तू कहाँ चली उसके पीछे पीछे? तेरी वजह से उसकी मुंह दिखाई रह गई। मैं पूछती हूँ कि तुझे इतना बोलने की क्या जरूरत थी? जब ऐसी बहू लेकर आएंगे तो सुनना तो पड़ेगा ही ना। माँ, कम से कम आप तो भाभी के बारे में ऐसा मत कहो। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तभी तो ये काली कलूटी हमारे पल्ले पड़ गई। लोग तो कहेंगे ही कि बहू से ज्यादा सुंदर तो हमारी ये बेटी है। वही माहिरा अपनी मुंह दिखाई पर पानी फेरने की सारी जिम्मेदार अपनी ननद को मानती है और खुद से बोलती है, ये त्रिशा अपने आप को समझती क्या है? आखिर ये होती कौन है मेरे लिए बोलने वाली? इसकी वजह से आज मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा। मेरा सारा मुंह दिखाई का फंक्शन खराब हो गया। अच्छा होता जो अपना मुंह बंद रखती। अरे गोरी है तो क्या हुआ, मुझ पर दया दिखाएगी क्या? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन त्रिशा की कुछ फ्रेंड्स घर आती हैं, जिन्हें माहिरा छिपकर किचन से देखती है और बोलती है, जरूर ये त्रिशा अपनी फ्रेंड्स को आज इसीलिए घर लाई है ताकि जैसे उस दिन इसने पड़ोसियों के सामने मुझे बेइज्जत किया था ना, आज अपने दोस्तों के सामने भी कर सके। इतना बोलकर वो अपने कमरे में जाकर चादर ओढ़कर सो जाती है। त्रिशा अपनी भाभी को बुलाने के लिए पहले तो किचन में जाती है, पर भाभी किचन में ना मिलने पर वो उनकी कमरे में जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि माहिरा तो चादर ओढ़कर सो रही है। उसे ऐसे सोता देखकर वो उसे जगाते हुए बोलती है, भाभी, वो मेरी कुछ फ्रेंड शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए वो आज आपसे मिलने घर आई हैं। वो क्या है ना त्रिशा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे दोस्तों से मिल नहीं पाऊंगी। त्रिशा वहाँ से चली जाती है और हॉल में आकर अपनी फ्रेंड से बोलती है, यार वो आज भाभी की थोड़ी तबीयत खराब है तो वो तुम लोगों से मिल नहीं पाएंगी। त्रिशा की फ्रेंड्स उसकी बात नहीं मानती और माहिरा के कमरे की तरफ जाने लगती है। कमरे में पहुंचकर वो सोती हुई माहिरा के ऊपर से चादर को हटा देती है और माहिरा को देखकर बोलती है, ओह, तो मैं अब समझी क्यों तेरी भाभी बाहर नहीं आती। हाँ, ऐसी अमावस्या की रात जैसी काली शक्ल लेकर बाहर आती भी तो कैसे। ये सब देखकर माहिरा को गुस्सा आता है और वो त्रिशा पर चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर कर ली ना तुमने अपने मन की त्रिशा। यही चाहती थी ना तुम कि तुम्हारे दोस्तों के सामने मेरे काले रंग का मजाक बन जाए। अरे उस दिन मुंह दिखाई में भी तुमने यही किया और आज भी यही किया। इतना कहकर माहिरा वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद में त्रिशा अपने कमरे में अकेले बैठी होती है। तभी उसकी माँ विनीता उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ त्रिशा, तू उदास क्यों बैठी है और आज तूने नाश्ता भी नहीं किया? माँ, मैंने कभी भाभी को उनके काले रंग को लेकर बुरा बर्ताव नहीं किया और ना ही कभी उनका बुरा सोचा, पर पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि मैं उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तू उस काली कलूटी के बारे में इतना क्यों सोचती है, जब उसे तेरे किए की कोई परवाह ही नहीं। पर माँ, वो मेरी भाभी हैं, भले ही वो मेरे गोरे रंग और सुंदर होने की वजह से मुझसे नफरत करती हों, पर मैं तो उनकी दिल से इज्जत करती हूँ ना। ये सब बातें दरवाजे पर खड़ा उसका भाई सुन लेता है और वो माहिरा के पास जाकर बोलता है, माहिरा, मुझे ये बताओ, आखिर तुम त्रिशा से इतनी नफरत क्यों करती हो? मेरे अलावा एक वही है जिसे तुम्हारे इस काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब उसका दिखावा है और कुछ नहीं। सबके सामने महानता की देवी बनती है, पर सच तो ये है कि वो हमेशा ही मेरे कालेपन का मजाक बनाती है और कुछ भी नहीं। माहिरा की ये बात त्रिशा भी सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि मैं अपने गोरे होने पर आपको नीचा दिखाना चाहती हूँ तो ठीक है,
अब से मैं काला मेकअप किया करूँगी। त्रिशा की कही बातों को माहिरा सीरियस नहीं लेती, पर अगले दिन वो त्रिशा को देखती है तो पहचान नहीं पाती, क्योंकि उसने काला सा मेकअप किया होता है। और फिर त्रिशा बोलती है, चलिए भाभी बाजार चलते हैं। सच में तुम बाजार जाओगी मेरे साथ, वो भी ऐसे? हाँ भाभी, बिल्कुल ऐसे ही। जिसके बाद दोनों बाजार जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में त्रिशा के जान पहचान वाले लोग उसे ऐसे देखकर बहुत सी बातें बनाने लगते हैं, जो कि माहिरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद में दोनों घर वापस आ जाती है और विनीता त्रिशा को इस तरह देखकर बोलती है, अरे इस कल्लो माई के चक्कर में मेरी इतनी गोरी चिट्टी बेटी भूत बन के घूम रही है। अरे सत्यानाश हो बहू तेरा। माँ प्लीज आप कुछ मत कहिए। जिसके बाद माहिरा को एहसास होता है कि त्रिशा सच में बहुत अच्छी है और माहिरा को नीचा दिखाने का उसका कोई इरादा नहीं था। जिसके बाद में माहिरा बोलती है, मुझे माफ कर दो त्रिशा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। जितना गोरा तुम्हारा रंग है ना, उतना ही साफ तुम्हारा दिल भी है, जिसकी मैंने कभी कदर नहीं की। इतना कहकर वो एक रुमाल लेकर त्रिशा के चेहरे से काला मेकअप हटा देती है और दोनों बाद में गले मिलती है। ये देखकर अजय और विनीता भी बहुत खुश होते हैं और इस तरह दोनों ननद भाभी बहनों की तरह रहने लगती है। आशा एक गरीब औरत थी जो बड़ी ही मुश्किलों से अपनी एक लौती बेटी साक्षी का पेट भरती थी। पति की मौत के बाद उसके हालात बहुत खराब हो गए थे। वो दूसरों के घरों में काम करके ही अपने घर में 2 वक्त की रोटी खा पाती थी। ऐसे ही नवरात्रों के प्रारंभ होने का समय पास था, जिसके कारण आशा को उसकी मालकिन विमला बोलती है, आशा आज तुम मंदिर की सफाई कर दियो अच्छे से। कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं ना, तो बहुत सारा काम है, इसीलिए तू और तेरी बेटी जल्दी जल्दी काम कर देना। मालकिन मैं ही कर लूंगी सारा काम, वो छोटी है, कोई भूल चूक हो गई तो खामखा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जो करना है जैसे करना है करो, लेकिन काम खत्म करके ही जाना है तुम्हें। विमला आशा को उसका सारा काम बताकर चली जाती है। जिसके बाद आशा मंदिर की सफाई में लग जाती है। तभी उसकी बेटी मंदिर में रखी बड़ी सी माता की मूर्ति को देखकर बोलती है, माँ, मालकिन के घर पर तो माता रानी की इतनी बड़ी मूर्ति है, क्या इसलिए उनके पास इतना सारा पैसा है? हमारे घर पर छोटी सी मूर्ति है तो हमारे घर पर कुछ है ही नहीं। बेटी, माता रानी हमारी भक्ति से प्रसन्न होती है, ना कि उन पे किए खर्च से, क्योंकि उनके लिए अमीर गरीब सब एक समान होते हैं। नहीं माँ, तुम झूठ बोलती हो। अगर माता रानी सबको एक समान देखती है तो फिर हम गरीब क्यों हैं? साक्षी देख, मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है। सारा काम खत्म करके अभी घर पर भी जाकर नवरात्रों की तैयारी करनी है, तो इसलिए तू जा यहाँ से। साक्षी घर में इधर उधर घूमने लगती है। तभी विमला हाथों में फलों की टोकरी लिए खड़ी होती है और साक्षी को ऐसे घूमता देखकर उससे बोलती है, ए लड़की, कहाँ घूम रही है? इधर आ, मेरी मदद कर। ये फलों की टोकरी अपनी माँ को दे दे, कल पूजा के लिए है ये फल ध्यान से ले जाइयो। ठीक है आंटी जी। साक्षी फलों की टोकरी लेकर मंदिर की तरफ जाती है, तो वहाँ आशा को ना देखकर वो टोकरी वहीं रखते हुए देखती है कि उसमें कई तरह के फल होते हैं, जिसको देखकर वो बोलती है, ये सारे फल माता रानी खा पाएंगी क्या? इतने सारे फल हैं, अगर इनमें से मैं एक ले लूंगी तो माता रानी बुरा तो नहीं मानेगी, उनके पास तो पूरी टोकरी है। साक्षी एक फल निकाल के जैसे ही खाने लगती है, विमला उसे देख लेती है, जिसके बाद वो गुस्से में बोलती है, ए लड़की, ये क्या कर रही है? पूजा के फल झूठे करेगी क्या? शर्म नहीं आती तुझे? एक खींच के थप्पड़ पड़ेगा ना। माफ कर दो आंटी जी, गलती हो गई, पर मैंने खाया नहीं, वापस रख देती हूँ। अरे चुप कर, छू तो दिया है ना तूने फल, सारे फल अशुद्ध कर दिए तूने। विमला की आवाज सुनकर आशा वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी का बचाव करते हुए बोलती है, मालकिन माफ कर दो इसको, फल के पैसे मेरी तनख्वाह से काट लेना, पर इसको माफ कर दो। ठीक है, तेरी वजह से माफ कर रही हूँ इसे, और इसे दोबारा मत लाना यहाँ पे। जी मालकिन। विमला इसके बाद नवरात्रि के लिए पूरे घर की सजावट करवाती है और आशा अपना सारा काम खत्म करके कुछ पैसे लेकर अपने घर आती है, जहाँ वो आते ही अपने घर के छोटे से मंदिर की सफाई करने लगती है।
ये देखकर साक्षी बोलती है, माँ, साफ सफाई करने से क्या फायदा होगा? माता रानी तो विमला मालकिन की ही प्रार्थना सुनेगी। ऐसे नहीं बोलते बेटी, माता रानी हर किसी को उसके हक का ही देती है। चल अब मेरी मदद कर साफ सफाई में। दोनों माँ बेटी अपने छोटे से मंदिर को अच्छे से सजाती हैं। अगले दिन विमला के घर सभी तैयार होकर नए कपड़े पहनकर नवरात्रि की पूजा आरंभ करते हैं। माता को कई प्रकार के फल फूल चढ़ाते हैं, तो वहीं आशा मिश्री के दानों का भोग लगाकर माता रानी के नवरात्रों की शुरुआत करती है। दोनों ही घरों में माता का आगमन होता है, पर कितने अलग अलग ढंग से। अब आशा अपनी पूजा खत्म करके काम के लिए निकल रही होती है, तो साक्षी उससे बोलती है, माँ, आज से आपके उपवास है। आप सारा दिन भूखे पेट काम कैसे करोगी? मैं आपके साथ चलती हूँ, हाथ बटा दूंगी। नहीं साक्षी, तेरे को साथ लाने पर मालकिन पहले ही गुस्सा कर रही थी। आज कहीं सीधा घर से ही ना निकाल दे। ठीक है माँ, मैं घर पर रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। आशा अपनी मालकिन के घर जाती है, जहाँ वो उपवास रखते हुए सारा काम करती है, और शाम को जाते हुए विमला उसको बचा हुआ खाना देते हुए कहती है, ले आशा, ये खाना ले जा। मैंने बाहर से व्रत के लिए खाना मंगाया था, तो ज्यादा आ गया, इसीलिए तू ले जा। मालकिन, मेरा उपवास है और बेटी के लिए मैं खाना बना कर आई हूँ, इसलिए माफ करना, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जाते जाते इसे फेंकते हुए जाना। आशा हाथ में खाना लिए बोलती है, हे माता रानी, किसी को इतना देती है कि उसको कदर नहीं होती और किसी को कुछ भी नहीं देती। अजब माया है तेरी माता। आशा उस खाने को ले जाती है और रास्ते में कुछ भूखे लोगों को दान कर देती है। जिसके बाद घर आकर पूजा पाठ करने के बाद साक्षी उससे बोलती है, हाँ, आज तो नवरात्रि का पहला दिन था। मालकिन के घर पर तो 56 भोग बना होगा, उन्होंने आपको नहीं दिया? बेटा, किसी के रहम से मिले 56 भोग हमारा पेट नहीं भर सकते, इसलिए जितना हमारे पास है उतने में ही खुश रहे। बाकी माता रानी सब देखती है, वो हमारे भी दिन बदलेगी। नवरात्रों के 8 दिन आशा भक्ति भाव से अपनी श्रद्धा के अनुसार माता रानी की पूजा करती है और अगले दिन कन्या पूजन के लिए आलू पूड़ी बनाने का सामान लाती है। लेकिन तभी विमला उसको अपनी बेटी के साथ घर आने के लिए संदेशा भिजवाती है। आशा को अपना सारा काम छोड़कर अपनी मालकिन के घर जाना पड़ता है, जिसके बाद वहां पहुंचकर विमला उसको 5 तरीके का भोग बनाने को बोलती है। सारा खाना बनाकर आशा उससे बोलती है, मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया, अब मैं जाऊँ क्या? अरे रुक, कन्या पूजन में एक बच्ची कम आई थी, तो तू ये प्रसाद अपनी बेटी को दे देना, ताकि मेरी पूजा सफल हो जाए। वरना माता रानी के 9 रूपों में एक कन्या भी कम पूजी तो मेरा व्रत सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है मालकिन, दे दीजिए, फिर मुझे अपने घर जाकर भी पूजा पाठ करना है। कर रही हूँ। वैसे भी तेरी पूजा नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, कौन सा तू करोड़पति बन जाएगी। उफ, इसमें डाल दिया है। आशा प्रसाद लेकर जल्दी जल्दी अपने घर जाती है और पूरी सब्जी बनाने के बाद माता रानी को भोग लगाती है। साथ ही आसपास के घरों से कन्याओं को निमंत्रण देती है, लेकिन कोई बच्ची नहीं आती। ये देख उसको बहुत दुख होता है और वो मंदिर के आगे रोते हुए बोलती है, हे माता रानी, मेरे से ऐसा क्या पाप हो गया जो आपने मेरा व्रत स्वीकार ही नहीं किया? बिना कन्या पूजन के मेरा व्रत कैसे संपन्न होगा माता? कोई भी देवी मेरे घर में कभी वास नहीं करेगी। हे माँ, इतनी कठोर ना बनो। अपनी माँ को ऐसे रोता देख साक्षी बोलती है, माँ, ऐसे रो मत। आप तो कहती हो ना कि माता रानी सबको एक समान देखती है, तो वो आपके उपवास को अधूरा नहीं रहने देगी। यकीन रखो माँ। हे माता रानी, अगर मुझसे या मेरी माँ से कोई भूल हुई है तो हमें माफ कर दो। मेरी माँ के व्रत स्वीकार कर लो माता रानी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। दोनों माँ बेटी बहुत रोने लगती हैं। तभी उनके मंदिर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और पूरे घर में फैल जाता है, जिसके बाद उनकी आंखों के सामने माता रानी अपने दुर्गा स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन देती हैं। दोनों माँ बेटी ये देखकर हैरान हो जाती हैं और हाथ जोड़ते हुए बोलती हैं, हे माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। माँ दुर्गा साक्षात मेरे सामने है, ये मेरा कोई सपना तो नहीं है? नहीं मेरी पुत्री, तुम कोई स्वप्न नहीं देख रही। आज तुम्हारी पुकार सुनकर मुझे आने पर विवश होना पड़ा। मेरी पुत्री, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो।
तुम्हारे व्रत तो कब के सफल हो गए और तुमने कन्या पूजन भी पूरे विधि विधान से किया है। पर माता, मैंने तो अभी तक किसी भी कन्या को भोजन नहीं करवाया, फिर आपने मेरा व्रत कैसे स्वीकार किया? पुत्री, पूजा तब सफल नहीं होती जब आप साक्षात देवी रूप कन्याओं को भोजन परोसे। पूजा तब सफल होती है जब आप उन कन्याओं को खिलाने वाला भोजन पूरी श्रद्धा भाव के साथ अपने हाथों से बनाओ। और तुमने विमला के घर पर ये सारा कार्य पूरे मन के साथ अपने हाथों से किया था। तुम्हारे व्रत तो उसी शुभ मुहूर्त में मैंने स्वीकार कर लिए थे। माता, आपने मेरी लाज रख ली। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। सच कहते हैं सब, भक्ति का फल अवश्य देती हो आप। जय माँ दुर्गा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों माँ बेटी आंखें बंद करके माता को धन्यवाद करती हैं। इतने में माता रानी वापस से मूर्ति में समा जाती हैं, जिसके बाद आशा माता को धन्यवाद करके अपनी बेटी साक्षी से बोलती है। बेटी, मालकिन के यहाँ से मैं आज की पूजा का प्रसाद लाई हूँ। तेरे हिस्से का है वो, तो तू खा ले। मैं अभी प्लेट में डालकर लाती हूँ। आशा विमला के यहाँ से लाया प्रसाद निकालती है तो उसमें सोने चांदी के गहने होते हैं। ये देख आशा हैरान होकर बोलती है, अरे, इसमें तो मेरे सामने मालकिन ने प्रसाद डाला था, फिर ये सब कैसे? तभी उसका ध्यान माता रानी की मूर्ति पर जाता है, जिसमें से हल्का सा प्रकाश दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि ये सब माता रानी की कृपा है। जिसके बाद वो उन गहनों की मदद से खुद का छोटा सा खाना बनाने का काम शुरू करती है, ताकि अपनी बेटी को एक अच्छा भविष्य दे सके। साथ ही हर बार माता रानी के नवरात्रे बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूरे करती है। इसी के साथ सारे बोलो सच्चे दरबार की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।